नमस्कार सभी को। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूण कोश। तो इस क्लास के अंदर हम भ्रूण के कोश के प्रकारों का वर्णन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भ्रूण कोश क्या होता है या एम्ब्रियोसेक जो है ये क्या चीज होती है। वहां पर हमने यह स्पष्ट किया था कि फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद जो है उसी को हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। और इस एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर होता है। और ये जो ओव्यूल है ये बनते हैं फ्लावर के गाइनोशियम के अंदर। तो फ्लावर के गाइनोशियम के अंदर उपस्थित जो ओव्यूल होते हैं उन ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद जिसे आप एम्ब्रियोसेक कहते हो इसका परिवर्तन होता है। लास्ट क्लास में हमने एम्ब्रियोसेक की कंप्लीट स्ट्रक्चर का हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से यहाँ पर एग अपरेटस पाया जाता है, एंटीपोडल सेल्स होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आज वहां से आगे कंटिन्यू चलते हुए हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोसेक के प्रकार कि एम्ब्रियोसेक के प्रकार कौन कौन से प्रकार जो है किस प्रकार से यहाँ पर स्थित होते हैं। तो एम्ब्रियोसेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट्स, इनके प्रकार जो है उसे इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि एम्ब्रियोसेक के निर्माण में कितने मेगास्पोर, नंबर ऑफ मेगास्पोर्स, कितने मेगास्पोर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि एम्ब्रियोसेक का निर्माण करने के लिए जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। वापिस मैं रिमाइंड करा रहा हूं लास्ट क्लास को कि मेगास्पोर क्या होते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड सेल होती है उसमें मियोसिस के उपरांत 4 मेगास्पोर बनते हैं। और इन 4 मेगास्पोर में से कितने मेगास्पोर जो है एम्ब्रियोसेक के निर्माण में भाग लेते हैं, इस आधार पर हम एम्ब्रियोसेक के टाइप का निर्धारण करते हैं। और इस आधार पर 3 प्रकार के एम्ब्रियोसेक होते हैं। एक मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक का मतलब एक मेगास्पोर भाग लेता है। बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक का तात्पर्य है कि जो मेगास्पोर बने हैं 4, उन 4 में से 2 मेगास्पोर जो है इसके निर्माण में भाग लेते हैं। और टेट्रास्पोरिक का मतलब होता है कि जो बनने वाले 4 मेगास्पोर है, चारों के चारों मेगास्पोर जो है ये एम्ब्रियोसेक के निर्माण में भाग लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, स्पष्ट आशय यहाँ पर यह है कि ये जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 नष्ट होकर अगर एक ही मेगास्पोर सक्रिय होता है तो मोनोस्पोरिक, अगर 2 नष्ट हो जाते हैं और 2 सक्रिय रहते हैं और इनसे एम्ब्रियोसेक बनता है तो बाइस्पोरिक, और अगर चारों के चारों सक्रिय रहते हैं तो उसे टेट्रास्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियोसेक कहते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के जो एम्ब्रियोसेक बने हैं, इन तीनों प्रकार के एम्ब्रियोसेक के भी आगे सब टाइप और होते हैं। और इन सब टाइप का विभेदन हम करते हैं कि इस एम्ब्रियोसेक के अंदर कितने डिवीजन होते हैं, कितने केंद्रकों की संख्या होती है, इसमें केंद्रकों का अरेंजमेंट और कोशिकाओं का अरेंजमेंट क्या होता है। इस आधार के ऊपर जो है इनके कई सब टाइप्स हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक है, ये एम्ब्रियोसेक भी आगे सब टाइप पाए जाते हैं, जिसमें इसके अंदर केंद्रकों की व्यवस्था, केंद्रकों की संख्या, कोशिकाओं की संख्या और कोशिकाओं का अरेंजमेंट, ये सारी चीजें मिलकर जो है ये एम्ब्रियोसेक के टाइप्स का निर्धारण करती है। तो आज की क्लास में हम इसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर हम आगे की क्लास में ये तीनों प्रकार के जो एम्ब्रियोसेक है, इन तीनों प्रकार के एम्ब्रियोसेक का और उनके सब टाइप्स का डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एम्ब्रियोसेक से, जिसे कहते हैं मोनोस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियोसेक। मोनोस्पोरिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका निर्माण एक सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर से होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं, चारों के चारों मेगास्पोर हैप्लॉइड मेगास्पोर होते हैं और उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक हैप्लॉइड मेगास्पोर सक्रिय रहता है। तो इसलिए यहां पर खास बात क्या होगी कि एक ही मेगास्पोर से चूंकि परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए सभी न्यूक्लियस जो है एम्ब्रियोसेक के अंदर, यानी
एम्ब्रियो स्टेक के अंदर जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो इसी एक मेगास्पोर में डिवीजन से बनते हैं, इसलिए सभी न्यूक्लियस जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और वो एक ही मेगास्पोर से डेवलप होते हैं, इसलिए वेरिएशंस इसके अंदर नहीं पाई जाती। इनमें दो प्रकार के सब टाइप्स पाए जाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट में, एक पॉलीगोनम प्रकार का होता है, दूसरा ओइनोथेरा प्रकार का। तो ये मोनोस्पोरिक प्रकार के भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोनोस्पोरिक प्रकार में। यहाँ पर दो प्रकार हमने, मोनोस्पोरिक जो कि पॉलीगोनम टाइप है, एक मोनोस्पोरिक है जो कि ओइनोथेरा टाइप है। जो पॉलीगोनम टाइप है यह 8 न्यूक्लिएट प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। 8 न्यूक्लिएट से तात्पर्य ये हमारा जो हमने पीछे डेवलपमेंट पढ़ा था, जितने भी प्रकार के प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे सामान्य प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक पाया जाता है वो पॉलीगोनम प्रकार का सबसे सामान्य प्रकार का होता है। पॉलीगोनम में, कैप्सुला में आदि में सभी में इसी प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर हमने दो प्रकार की कंडीशन देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान मेगास्पोर का डेवलपमेंट, मेगागैमेटोजेनेसिस का मतलब कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब कैसे होता है यहाँ पर हम देखेंगे। पॉलीगोनम हमने पढ़ लिया था, फिर भी वापस हम कर लेते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड होती है, यहां से डिप्लॉइड होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। पहला विभाजन होने से 2 कोशिका बन गई, दूसरा विभाजन होने से 4 कोशिका बन गई। तो इस प्रकार इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन चूंकि 2 चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, तो अर्धसूत्री विभाजन जब कंप्लीट होता है तो 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो इन 4 में से ये एक सबसे नीचे वाला सक्रिय होता है और 3 जो है ये निष्क्रिय होते हैं। अब ये सक्रिय निष्क्रिय वाली अवस्था क्या है, ये 3 जो ऊपर वाले मेगास्पोर है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल पाया जाता है उसकी तरफ होते हैं। तो माइक्रोपाइल एंड वाले तीनों मेगास्पोर जो है ये निष्क्रिय होकर डिजेनरेट हो जाते हैं, जबकि जो सबसे नीचे वाला जो कि चलेजल एंड की तरफ होता है वह सक्रिय रहता है। तो अब इससे जब फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उस समय क्या होगा कि ये तीनों माइक्रोपाइल एंड वाले तीनों के तीनों मेगास्पोर डिजेनरेट हो गए। अब एक ही मेगास्पोर जो है यहाँ पर सक्रिय रहता है जो कि सबसे नीचे चलाजल एंड वाला होता है। तो यहाँ पर मोनोस्पोरिक इसीलिए क्योंकि एक ही मेगास्पोर से डेवलपमेंट होगा। अब इस मेगास्पोर में डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन प्रकार का होता है, 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं, दोनों केंद्रक अलग अलग पोल पर चले जाते हैं। इनमें फिर डिवीजन होता है, तो 4 केंद्रक बन गए, हर पोल पर 2 केंद्रक, फिर डिवीजन होता है और यहाँ पर 4 केंद्रक तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ और 4 केंद्रक चलेजल एंड की तरफ है। अब ये जो 4 केंद्रक है इसमें से 3 केंद्रक तो ध्रुव की तरफ रह जाते हैं और एक केंद्रक केंद्रीय भाग में जाता है। तो यहाँ पर भी 3 जो है, 3 में से एक गति करता हुआ केंद्रीय भाग में आ जाता है। तो ये दोनों केंद्रक जो गति करते हुए केंद्रीय भाग में आते हैं ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाले जो 3 केंद्रक है इसमें से एक सेल का निर्माण करता है, 2 बनाती है सिनर्जिड्स और इसे कह देते हैं एग अपरेटस। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ एग अपरेटस का डेवलपमेंट होता है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में चलेजल एंड की तरफ 3 जो न्यूक्लियस है ये 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 3 कोशिका, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स और एक सेंट्रल सेल, तो 7 कोशिकीय अवस्था होती है और इन 7 कोशिकाओं के अंदर 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं। तो ये पॉलीगोनम प्रकार का अरेंजमेंट है जो सबसे सामान्य प्रकार का अरेंजमेंट है और अधिकांश पादपों में इसी प्रकार का अरेंजमेंट जो है ये देखने को मिलता है। अब मोनोस्पोरिक का दूसरा प्रकार है जिसे हम ओइनोथेरा प्रकार कहते हैं। तो ओइनोथेरा प्रकार जो है ये 4 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यहाँ पर 4 ही केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका डेवलपमेंट पॉलीगोनम से उल्टे प्रकार का होता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होता है, 2 केंद्रक बने, मियोसिस सेकंड के उपरांत 4 केंद्रक बन गए। तो इस प्रकार 4 मेगास्पोर जो है इनका डेवलपमेंट होता है। और ये जो 4 मेगास्पोर है, अब इनमें से 3 केंद्रक जो कि 3 मेगास्पोर जो कि चलेजल एंड की तरफ होते हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट होते हैं। यहाँ पर देखिएगा इससे बिल्कुल उल्टा है, पॉलीगोनम में 3 माइक्रोपाइल एंड वाले डीजनरेट हुए थे, जबकि ओइनोथेरा में 3 चलेजल एंड वाले यानी विपरीत दिशा वाले डीजनरेट होते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा ये जो एक फंक्शनल लैग है, यहाँ पर ओइनोथेरा में माइक्रोपाइल एंड वाला सक्रिय है
जबकि पॉलीगोनम प्रकार में चलेजल एंड वाला सक्रिय था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 3 केंद्रक विलुप्त हो गए, एकमात्र मेगास्पोर जो है ये सक्रिय रहता है, वो माइक्रोपाइल एंड वाला है। इसमें तीसरा डिवीजन हुआ, 2 केंद्रक बन गए, फिर चौथा डिवीजन होता है और 4 केंद्रक बन गए। इसके बाद में 5वां डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है। तो ओइनोथेरा प्रकार में दूसरा अंतर यह है कि 5वां डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर केवल 4 केंद्रक ही रह जाते हैं, 8 केंद्रक नहीं बनते हैं। अब ये जो 4 केंद्रक बने हैं, इनमें 3 केंद्रक जो है ये एक अपरेटस का निर्माण कर लेते हैं और एक केंद्रक जो है ये केंद्रीय कोशिका का निर्माण करता है। टोटल 4 कोशिकाएं बनती है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स है और एक सेंट्रल सेल है। 4 कोशिकाएं बनती है तो 4 ही केंद्रक होते हैं। तो ये ओइनोथेरा प्रकार की कंडीशन है, इसमें 4 न्यूक्लिएट और 4 सेल्ड कंडीशन होती है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ऐसा प्रकार है ओइनोथेरा प्रकार जिसमें एंटीपोडल सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये 2 प्रकार हमने पढ़े जो दोनों ही मोनोस्पोरिक प्रकार के हैं, अर्थात एक ही फंक्शनल मेगास्पोर पाया जाता है। पॉलीगोनम में ये चलाजल एंड वाला सक्रिय है और ओइनोथेरा में माइक्रोपाइल एंड वाला जो है ये सक्रिय होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट पाया जाता है। अगला प्रकार है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। बाइस्पोरिक का मतलब होता है कि जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, उन 4 में से 2 तो विलुप्त हो जाते हैं और 2 सक्रिय रहते हैं। चूंकि 2 मेगास्पोर सक्रिय रहते हैं और इनसे एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है, इसलिए यह बाइस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर पहला जो विभाजन होता है, इसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती है। यानी मेगास्पोर मदर सेल के अंदर पहला विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बन जाती है, क्योंकि उनके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और 2 कोशिकाओं वाली डायड बन जाती है। लेकिन अब ये जो 2 कोशिकाएं बनी है, इन 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका विलुप्त हो जाती है, जबकि दूसरी कोशिका में विभाजन होता है। क्योंकि एक कोशिका जो है यह 2 मेगास्पोर के तुल्य होती है, 2 मेगास्पोर के समकक्ष होती है, अर्थात एक कोशिका के नष्ट होने का मतलब होता है कि 2 मेगास्पोर यहाँ पर डीजनरेट हो गए, 2 मेगास्पोर जो यहाँ पर नष्ट हो गए। और जो दूसरी मेगास्पोर जो डायड सेल बचती है, उसके अंदर अब सेकंड डिवीजन होता है। तो इस प्रकार उस इस डेड सेल में जब मियोसिस हो रहा है, इट मींस इसके अंदर उपस्थित दोनों केंद्रक जो कि अर्थात 2 मेगास्पोर है, वो जो है एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अर्थात एक सेल के दोनों केंद्रक जो कि मेगास्पोर का निर्माण करने वाले हैं, तो 2 मेगास्पोर जो है इसके द्वारा एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। आगे का तरीका वही है कि ये जो मेगास्पोर जो है, इनमें विभाजन होने से 8 न्यूक्लियस बनते हैं, पॉलीगोनम के समान 8 न्यूक्लियस बनते हैं और फाइनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलीगोनम के समान ही होता है। कैसे होता है ये अभी हम इस डायग्राम के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। ये कंडीशन पाई जाती है एलियम में, बाइस्पोरिक एलियम टाइप का कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, वापिस एक बार अच्छे से समझ लेते हैं हम कि बाइस्पोरिक इसे क्यों बोलते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल में पहला विभाजन होता है और 2 कोशिकाएं बन जाती है। अब ये जो 2 कोशिकाएं बनी हैं, इन दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका जो एलियम टाइप होता है, इसमें एक कोशिका जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, वो नष्ट हो जाती है। यानी दूसरा विभाजन होने से पूर्व ही एक कोशिका जो है नष्ट हो गई। अब यह एक कोशिका जो है 2 मेगास्पोर के समान होती है, क्योंकि इसमें विभाजन होने से 2 मेगास्पोर बनते अगर नॉर्मल विभाजन होता तो। लेकिन चूंकि यहाँ पर नॉर्मल विभाजन नहीं हुआ, तो इस कोशिका में विभाजन नहीं होने से 2 मेगास्पोर का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये सेल जो है यहाँ पर डीजनरेट हो जाती है, तो 2 मेगास्पोर का निर्माण यहाँ पर हुआ ही नहीं है। अब यह जो दूसरी कोशिका बनती है, ये सेल डायड सेल जो है, इसकी जो दूसरी कोशिका है, इसमें विभाजन होता है और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं। लेकिन अब इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, अर्थात ये दोनों मेगास्पोर जो है ये अलग अलग नहीं रहते, दोनों मेगास्पोर एक साथ एक ही कोशिका में रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अर्थात ये जो आप कोशिका देख रहे हो, ये जो मेगास्पोर जो देख रहे हो, यहाँ पर इस मेगास्पोर के अंदर चूंकि 2 न्यूक्लियस होते हैं,
मेगास्पोर न्यूक्लियस होते हैं, तो यह एक संयुक्त मेगास्पोर की भांति होता है कि दो मेगास्पोर जो है यहाँ पर संयुक्त है, क्योंकि इन दोनों केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। और इसीलिए इस प्रकार का जो है डेवलपमेंट, यह बाइस्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है। और एलियम टाइप में इसमें माइक्रोपाइल एंड वाली डाइड सेल जो है ये विलुप्त हो जाती है। आगे जो है इस कोशिका के अंदर विभाजन थर्ड होता है, 4 केंद्रक बन जाते हैं। इन 4 केंद्रकों में विभाजन होने से 4 केंद्रक माइक्रोपाइल एंड की तरफ, 4 केंद्रक ही जो है चलेजल एंड की तरफ बन जाता है। ये नेक्स्ट डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है। ये जो 8 कोशिकाएं बनती हैं, 3 माइक्रोपाइल एंड की तरफ रह जाती है और 3 चलेजल एंड की तरफ रह जाती है, और दोनों से एक एक कोशिका जो है गति करते हुए केंद्रीय भाग में आ जाती है। फाइनल जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, अब ये पोलीगोनम प्रकार के एम्ब्रियो शेक के समान ही दिखाई देती है। लेकिन इस एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर एक जो कोशिका ने भाग लिया है, यह कोशिका 2 मेगास्पोर से मिलकर बनती है, और इसीलिए इस प्रकार का डेवलपमेंट बाइस्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है। यह कंडीशन यहाँ पर 3 कोशिका यहाँ पर, 3 कोशिका यहाँ पर और 1 केंद्रीय कोशिका, 7 कोशिकीय अवस्था है जिसके अंदर 8 केंद्रक मौजूद होते हैं। ये नेक्स्ट है दूसरे प्रकार का बाइस्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट, जिसे हम एंडीम्यून प्रकार का कहते हैं, एंडीम्यून टाइप कहते हैं। तो एंडीम्यून टाइप भी, यह भी 8 न्यूक्लिएट होती है, और यहाँ पर अंतर केवल इतना है कि ये जो डाइड सेल बनती है, इसमें से जो विलुप्त होने वाली कोशिका है वह अब माइक्रोपाइल एंड वाली न होकर ये चलेजल एंड वाली विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर चलेजल एंड वाली कोशिका विलुप्त हो गई, 2 मेगास्पोर यहाँ पर विलुप्त हो गए, और ये दोनों मेगास्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त मेगास्पोर यहाँ पर उपस्थित है। इनमें विभाजन पहला होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा विभाजन नहीं होता। बनी हुई 8 कोशिकाएं ये अरेंज होकर पोलीगोनम प्रकार का ही एम्ब्रियो शेक, पोलीगोनम प्रकार का जो एम्ब्रियो शेक होता है उसी के समान एम्ब्रियो शेक का निर्माण कर लेती है। तो बनने वाले ये बाइस्पोरिक प्रकार का जो है, बनने वाले दोनों एम्ब्रियो शेक समान है, बिल्कुल समान है, लेकिन ये इनका डेवलपमेंट जो होता है 2 मेगास्पोर से होता है, इसलिए ये बाइस्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो शेक कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का जो मेगा एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट होता है वो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक कहलाते हैं। टेट्रास्पोरिक मतलब, टेट्रा मतलब 4, स्पोरिक मतलब मेगास्पोर, यानी जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, अगर चारों मेगास्पोर एम्ब्रियो शेक के निर्माण में भाग लेते हैं तो इस प्रकार का एम्ब्रियो शेक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक कहलाते हैं। और चूंकि 4 मेगास्पोर यहाँ पर भाग ले रहे हैं, तो यह एक हेटेरोजेनेसिस प्रकार का होता है। हेटेरोजेनेसिस का मतलब होता है कि 4 अलग अलग प्रकार के केंद्रक मिलकर एक मेगास्पोर का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इसके अंदर अधिक पाई जाती है। तो ये जो टेट्रास्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो शेक होते हैं, ये 7 प्रकार के एम्ब्रियो शेक पाए जाते हैं। कि इसमें विभाजन जो है, कौन कौन से विभाजन होते हैं, केंद्रकों की व्यवस्था कैसी होती है, कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, कोशिकाओं का अरेंजमेंट कैसा होता है, इस आधार पर 7 प्रकार के टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक होते हैं। इन सभी को हम एक छोटी सी इंडेक्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम बहुत ही आसान था समझने में। सबसे पहले हम देखते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक, जो कि एडोक्सा प्रकार का होता है। एडोक्सा टाइप जो है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर टेट्रास्पोरिक क्यों है, पहले तो ये समझते हैं। सभी के अंदर एक कंडीशन है कि यह जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें पहला मियोसिस हुआ और ये दूसरा मियोसिस हुआ, लेकिन ये दोनों मियोसिस केवल और केवल केंद्रक के अंदर होते हैं। यहाँ पर कोशिका भित्ति का विभाजन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर जो फाइनल जो सेल बनती है, इस कोशिका के अंदर 4 अलग अलग केंद्रक मौजूद होते हैं और चारों केंद्रक ही हैप्लॉइड होते हैं। और चूंकि ये इनके बीच में भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तो ये एक प्रकार से संयुक्त मेगास्पोर होता है, जिसके अंदर 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस होते हैं। हालांकि इनसे 4 अलग अलग मेगास्पोर न बनके एक ही कोशिका में 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे टेट्रास्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस जो है ये एक ही कोशिका में रहते हैं और संयुक्त मेगास्पोर का निर्माण करते हैं। अब ये जो एडोक्सा टाइप होता है, इसमें ये चारों केंद्रक जो है, इनमें से 2 केंद्रक तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ हो गए और 2 केंद्रक जो है चलेजल एंड की तरफ हो गए। इनमें केवल एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक का निर्माण हो जाता है।
यहाँ पर चौथा और पांचवा विभाजन नहीं होता है। अब ये चार केंद्रक जो है, इनमें से तीन केंद्रक बना लेते हैं एग अपरेटस और तीन केंद्रक बना लेते हैं एंटीपोडल सेल्स, और दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक जो है एक एक पोलर न्यूक्लियस गति करते हुए केंद्रीय भाग में आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह स्ट्रक्चर भी देखने में पोलीगोनम प्रकार की ही दिखाई देती है। तीन एग अपरेटस सेल्स है, तीन एंटीपोडल सेल है और एक सेंट्रल सेल है। तो टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ऐसा विभाजन एडोक्सा टाइप कहलाता है। और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट के अंदर सबसे कॉमन प्रकार का जो है यह एडोक्सा टाइप का ही एम्ब्रियोसेक पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रकार है वो सारे के सारे अनयूजुअल होते हैं। हम पढ़ते हैं दूसरा, जिसे हम ड्रूसा टाइप कहते हैं। इस ड्रूसा टाइप के अंदर क्या होता है कि दूसरे विभाजन के फलस्वरूप बनी ये जो चारों केंद्रक हैं, इन चार केंद्रकों का वितरण असमान होता है। असमान वितरण से तात्पर्य यह है कि एक केंद्रक माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाता है और तीन केंद्रक चलेजल एंड की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार इन चारों केंद्रकों का वितरण असमान होता है। चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस असमान रूप से वितरित होते हैं। अब इनमें पहला विभाजन होता है तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ 2 कोशिकाएं और चलेजल एंड की तरफ 6 कोशिकाएं बन जाती है। फिर दूसरा विभाजन होता है तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये 4 कोशिकाएं बन जाती है। ये 6 न्यूक्लियस डिवाइड होकर ये 12 न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं। तो ये 4 न्यूक्लियस तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ और 12 न्यूक्लियस होते हैं चलेजल एंड की तरफ। तो टोटल 16 न्यूक्लियस यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये 16 न्यूक्लियस जो है, इनमें क्या डेवलपमेंट होता है? पांचवा विभाजन यहाँ पर कहीं भी नहीं पाया जाता है। अब ये 4 न्यूक्लियस है, 4 में से 3 न्यूक्लियस बना लेते हैं एग अपरेटस, और ये जो 12 न्यूक्लियस थे, इन 12 में से 11 न्यूक्लियस बना लेते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर 11 एंटीपोडल सेल पाई जाती है और दोनों तरफ से एक एक पोलर न्यूक्लियस केंद्रीय भाग में आ जाता है और सेंट्रल सेल का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स की संख्या 11 होती है, 3 होती है यहाँ पर एक अपरेटस की सेल। तो 11 और 3 14 और ये एक 15, तो टोटल 15 कोशिकीय अवस्था होती है, लेकिन 16 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ड्रूसा टाइप का डेवलपमेंट होता है जहां पर एंटीपोडल सेल संख्या में काफी अधिक होती है। 11 एंटीपोडल सेल्स यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन एग अपरेटस जो है, एग अपरेटस में 3 ही कोशिकाएं हैं, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, और जबकि पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर 2 ही पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टेट्रास्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट, जिसे हम, यह जो डेवलपमेंट है थोड़ा सा ज्यादा अनयूजुअल प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है और इस प्रकार को हम बोलते हैं पीनिया प्रकार। तो पीनिया प्रकार जो है PENAEA, पीनिया प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर ये जो 4 केंद्रक बने हैं, ये चारों केंद्रक समान रूप से 4 अलग अलग दिशाओं में वितरित हो जाते हैं। 4 अलग अलग दिशाओं से तात्पर्य है एक केंद्रक चला गया माइक्रोपाइल एंड की तरफ, दूसरा चलेजल एंड की तरफ, और 2 केंद्रक पार्श्व दिशाओं में जो लेटरल साइड्स में चले जाते हैं। अब ये चारों केंद्रक समान रूप से विभाजित होते हैं, पहला विभाजन और दूसरा विभाजन होता है, और 4-4 केंद्रकों के समूह बन जाते हैं। अब ये जो 4-4 केंद्रकों के समूह बनते हैं, प्रत्येक समूह से एक एक पोलर न्यूक्लियस यह केंद्रीय भाग में आता है और 4 पोलर न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलती है कि प्रत्येक तरफ से जो 4-4 केंद्रकों का समूह है, वहां से एक एक पोलर न्यूक्लियस केंद्रीय भाग में आता है और केंद्रीय भाग में 4 न्यूक्लियस आ जाते हैं। अर्थात जो सेंट्रल सेल बनती है, उस सेंट्रल सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक अपरेटस बन जाता है, 3 कोशिकाएं होती है। जो चलेजल एंड है, वहां पर 3 एंटीपोडल सेल बनती है। लेकिन यहाँ पर एक नए प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, जिन्हें हम लेटरल सेल्स बोलते हैं। तो लेटरल सेल्स के 2 समूह पाए जाते हैं जो कि 3-3 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये एक पीनिया प्रकार का अरेंजमेंट है, जो कि टोटली डिफरेंट प्रकार का अरेंजमेंट है, जहां पर 3-3 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 कोशिकाएं तो प्रेजेंट है और तीसरी 13वीं है सेंट्रल सेल। तो ये 13 कोशिकीय की अवस्था होती है। 13 सेल्स यहाँ पर पाई जाती है और न्यूक्लियस की संख्या यहाँ पर 16 पाई जाती है। और सबसे डिफरेंट चीज तो देखने को मिलती है, 2 चीजें हैं। पहली चीज कि केंद्रीय भाग जो सेंट्रल सेल है, उसके अंदर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और जबकि इसकी जो लेटरल साइड्स है, 2 लेटरल साइड्स में 3-3 कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का अरेंजमेंट पीनिया में देखने को
मिलता है। अगला प्रकार है पेपेरोमिया प्रकार। ये पेपेरोमिया प्रकार भी काफी डिफरेंट प्रकार का है। यहाँ पर भी चारों केंद्रक अलग अलग दिशाओं में समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इसके बाद में इनमें विभाजन होने से टोटल 16 केंद्रक यहाँ पर बन जाते हैं। अब ये 16 केंद्रक जो है यह असामान्य रूप से वितरित होते हैं। पहली बार एक अलग कंडीशन देखने को मिलती है कि जो एग अपरेटस होता है, इस एग अपरेटस में केवल 2 कोशिकाएं होती है। एक कोशिका यहाँ पर एम्ब्रियो सेल होती है और दूसरी कोशिका जो है यहाँ पर सिनर्जिड होती है। तो 2 केंद्रक जो है ये केवल 2 केंद्रक जो है एग अपरेटस का निर्माण करते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रकार पढ़े हैं वहां पर एग अपरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड्स मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पर एग अपरेटस में केवल एक सिनर्जिड मौजूद है, जो कि पेपेरोमिया प्रकार में हमें देखने को मिलती है। दूसरी अबनॉर्मलिटी जो देखने को मिलती है वह है सेंट्रल सेल में केंद्रकों की उपस्थिति। यहाँ पर जो सेंट्रल सेल होती है वहां पर 8 न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, तो ये 8 न्यूक्लियोटाइड सेंट्रल सेल पाई जाती है। अब यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल्स बनती है, ये एंटीपोडल सेल्स संख्या में 6 बनती है। तो इस प्रकार 6 एंटीपोडल सेल्स बनती है, एक सेंट्रल सेल बनती है और 2 एग अपरेटस में सेल है। तो इस प्रकार टोटल 9 कोशिकाएं बनती है, 9 सेल्ड कंडीशन होती है और 16 न्यूक्लियस यहाँ पर पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 6 एंटीपोडल सेल्स होती है और 8 केंद्रक जो है ये सेंट्रल सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक सिनर्जिड यहाँ पर पाई जाती है। 2 सिनर्जिड के स्थान पर एक ही सिनर्जिड पाई जाती है। तो ये पेपेरोमिया प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। अगला है प्लम्बेगो प्रकार का। प्लम्बेगो प्रकार जो है इसके अंदर सेम इसी प्रकार से म्यूसिस कंप्लीट होता है। 4 केंद्रक जो है अलग अलग दिशाओं में उपस्थित होते हैं और ये चारों केंद्रक केवल एक ही विभाजन करते हैं और प्रत्येक जगह 2-2 केंद्रकों के समूह बन जाते हैं। अब ये जो 2-2 केंद्रकों के समूह बने हैं, आगे इनमें विभाजन नहीं होता है और प्रत्येक समूह से एक केंद्रक जो है केंद्रीय भाग में आता है, सेंट्रल सेल में आता है। 4 पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो एग अपरेटस बनता है, इस एग अपरेटस में केवल और केवल एक सेल पाई जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सिनर्जिड नहीं पाई जाती। तो ये बहुत ही डिफरेंट प्रकार की कंडीशन है प्लम्बेगो प्रकार में कि एग अपरेटस में केवल एक सेल पाई जाती है, सिनर्जिड्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है। इसके अलावा एंटीपोडल सेल जो है यह भी संख्या में एक ही होती है और एक एक यहाँ पर लेटरल सेल पाई जाती है। तो 4 कोशिकाएं इस प्रकार से बनती है और 5वीं होती है सेंट्रल सेल। तो 5 कोशिकीय अवस्था होती है और 8 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है प्लम्बेगो प्रकार का। अगला है फ्रिटिलेरिया प्रकार। तो फ्रिटिलेरिया प्रकार जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि ड्रूसा टाइप के समान होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो 4 केंद्रक बनते हैं, 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक जो है माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाता है और 3 केंद्रक चलाजल एंड की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार 4 जो मेगास्पोर न्यूक्लियस है वो अलग अलग दिशाओं में असमान रूप से वितरित होते हैं। एक केंद्रक माइक्रोपाइल एंड की तरफ है और 3 मेगास्पोर जो है ये चलाजल एंड की तरफ आते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तीनों केंद्रक जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर जो डिवीजन सेकंड देखने को मिलता है, डिवीजन सेकंड के बाद जो 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक न्यूक्लियस तो यहाँ पर हैप्लोइड है और बाकी दूसरा न्यूक्लियस जो कि 3 केंद्रकों के संलयन से बनता है, 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन से बनता है। तो इस प्रकार एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस है, अब इनमें आगे डेवलपमेंट होता है। ये हैप्लोइड न्यूक्लियस 2 हैप्लोइड न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। ये जो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस है, इससे 2 ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनते हैं। इससे आगे फिर दूसरा विभाजन होता है, तो 4 हैप्लोइड न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनेंगे और 4 ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस ये बनेंगे चलेजल एंड की तरफ। अब इनका वापस अरेंजमेंट होता है। इन 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक निर्माण करते हैं एग अपरेटस का, जो कि हैप्लोइड प्रकार का होता है और एक पोलर न्यूक्लियस के रूप में केंद्रीय भाग में आ जाता है। और ये जो 4 ट्रिप्लोइड सेल्स है, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस है, इनमें से 3 बनती है एंटीपोडल सेल। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स भी ट्रिप्लोइड होती है और एक जाता है पोलर न्यूक्लियस के रूप में।
तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल सेल बनती है, सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, एक सामान्य हैप्लॉइड है और दूसरा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये फ्रिटिलेरिया प्रकार की कंडीशन है, तो बहुत ही टोटली डिफरेंट प्रकार की कंडीशन है जहां पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस भी उपस्थित पाए जाते हैं। लास्ट वन है जिसे प्लम्बेजेला प्रकार कहते हैं। तो ये प्लम्बेजेला प्रकार है, यह भी एक असामान्य प्रकार का कंडीशन है। यहाँ पर भी एक सिंगल न्यूक्लियस हैप्लॉइड और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। तो फ्रिटिलेरिया के समान ही एक हैप्लॉइड माइक्रोपाइल एंड की तरफ, एक ट्रिप्लॉइड है चलेजल एंड की तरफ। इनमें पहला विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन नहीं होता, खाली एक ही विभाजन होता है, दो न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ और दो न्यूक्लियस चलेजल एंड की तरफ, लेकिन चलेजल एंड वाले दोनों ट्रिप्लॉइड है। अब यहाँ पर इन दोनों में से एक केंद्रीय भाग में पोलर न्यूक्लियस के रूप में आ गया, इन दोनों में से भी एक पोलर न्यूक्लियस के रूप में आ गया। तो एक अपरेटस बनता है। एक अपरेटस जो है इसके अंदर केवल और केवल एक सेल उपस्थित होती है। एक ही यहाँ पर एंटीपोडल सेल होती है जो कि ट्रिप्लॉइड प्रकार की होती है, और जो सेंट्रल सेल बनती है उसमें दो न्यूक्लियस है, एक हैप्लॉइड और एक ट्रिप्लॉइड प्रकार का न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो सेक जो है प्लांट्स में पाए जा सकते हैं, जो कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक प्रकार के हो सकते हैं, और इनके भी काफी सब टाइप्स यहाँ पर मौजूद पाए जाते हैं। हालांकि इतना सभी प्रकार पढ़ने के बाद वापस वही बात आती है कि सबसे मोस्ट कॉमन प्रकार का जो टाइप है वह पॉलीगोनम प्रकार का होता है, जो कि अधिकांश पादपों के अंदर देखने को मिलता है। तो एम्ब्रियो सेक, सामान्यतः एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और एक अपरेटस जो है इसके अंदर तीन कोशिकाएं, एक एग सेल और दो सिनर्जिड्स पाई जाती है, और चलाजल एंड पर एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर थी एम्ब्रियो सेक की, और एम्ब्रियो सेक के विभिन्न प्रकार हमने आज की क्लास में पढ़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा आप सभी ऑनलाइन क्लासेस में इसी प्रकार तन्मयता से जुड़े रहेंगे, मन लगाकर आप अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।